25 जुलाई 2024 को नवी मुंबई के उरण तालुका में सुरेंद्र कुमार अपनी 20 साल की बेटी यशश्री शिंदे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने उरण पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी बेलापुर में एक कंपनी में डेटा विश्लेषक की नौकरी करती है। हर दिन की तरह वह 25 जुलाई को भी कार्यालय के लिए अपने घर से निकली थी, लेकिन उस दिन आधा दिन काम करके घर वापस आ गई। फिर दोपहर को अपने कुछ दोस्तों से मिलने जाना है कहकर वह घर से निकली, लेकिन जब देर रात तक वह घर नहीं लौटी तो उन्होंने उसे फोन किया, पर फोन बंद था। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी बंद है। यह संदेश सुनकर उनकी चिंता बढ़ गई। बढ़ती चिंता के साथ उन्होंने यशश्री के दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस दिन उनमें से किसी से भी यशश्री की मुलाकात नहीं हुई थी। माता पिता के दिल की धड़कनें अनहोनी की आशंका से तेज हो गई, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। वरना पहले जब भी यशश्री घर लौटने में देर करती वह फोन करके सूचित कर देती थी। इस जानकारी को देखते हुए पुलिस ने बिना देरी किए यशश्री के पिता की शिकायत दर्ज की और तहकीकात शुरू कर दी। 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन पुलिस को यशश्री के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। समय बीतने के साथ माता पिता की उम्मीदें भी कमजोर पड़ने लगी थीं। लेकिन इसी बीच देर रात 2:20 को उरण पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी के पास एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताया कि कोटनाका के सुनसान इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास उन्हें खून से लथपथ एक लड़की की लाश मिली है, जिसे कुछ कुत्ते नोच रहे हैं। बिना किसी देरी के पुलिस मौके पर पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि कूड़े के ढेर के बीच एक लड़की की लाश बहुत ही खराब हालत में पड़ी थी। उसकी पूरी बॉडी पर तेज धारदार हथियार से किए गए गहरे घाव थे। पूरी बॉडी खून से लथपथ थी और चेहरा इस कदर कुचला गया था कि पहचान करना मुश्किल था। प्रक्रिया के अनुसार पुलिस ने तुरंत लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह एक चौंकाने वाली खबर थी। नवी मुंबई में एक 20 साल की युवती की हत्या कर दी गई थी। इस बात की प्रबल संभावना थी कि यह लाश यशश्री की हो, लेकिन चेहरा इतना क्षत विक्षत होने की वजह से पुलिस के लिए पहचान पाना असंभव था। इसलिए उन्होंने यशश्री के माता पिता को अस्पताल बुलाकर लाश की शिनाख्त करने को कहा। दुनिया में कोई भी माता पिता ऐसा दिन देखना नहीं चाहता। डर और घबराहट के साथ दिल के एक कोने में उम्मीद लिए सुरेंद्र कुमार और उनकी पत्नी अस्पताल पहुंचे। वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि यह उनकी बेटी न हो, लेकिन जिस अनहोनी का डर उन्हें सता रहा था वह न चाहते हुए भी सच हो गया। लाश पर मिले फटे हुए कपड़ों और कुछ गहनों से यह साबित हो गया कि यह लाश वास्तव में यशश्री की ही थी। 25 जुलाई की दोपहर को जिस बेटी को उन्होंने आखिरी बार घर से जाते देखा था वह अब उनके सामने बेजान पड़ी थी। ऐसे मामलों में माता पिता के लिए अपने बच्चे का खोना ही सिर्फ दर्दनाक नहीं होता, बल्कि यह विचार और भी तकलीफ देता है कि अपने आखिरी पल में उनका बच्चा कितने दर्द से गुजरा होगा। इस मामले में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने माता पिता को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। रिपोर्ट के अनुसार यशश्री पर चाकू से पूरी बॉडी, यहां तक कि उसके निजी अंगों पर भी कई बार वार किए गए थे। जब हत्यारे का मन इससे भी नहीं भरा तो उसने चेहरे को पत्थर से कुचल दिया। आपराधिक मनोविज्ञान के अनुसार हत्या का यह तरीका हत्यारे की मानसिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता है। यशश्री के मामले में कई घावों से यह साफ था कि हत्यारा बेहद गुस्से और कुंठा में था, जिसके चलते उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया था। ऐसा अक्सर तब होता है जब अपराधी और पीड़ित के बीच गहरा व्यक्तिगत और भावनात्मक रिश्ता हो। निजी अंगों पर किए गए वार यह संकेत देते हैं कि हत्यारा न सिर्फ पीड़ित के शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहता था, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से उसे दबाना और किसी गलती के लिए दंडित करना चाहता था। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर यशश्री से इतनी नफरत किसे थी और ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते उसे इतनी बेरहमी से मार डाला गया। चलिए जानते हैं आगे की पूरी सच्चाई। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की क्राइम स्टोरी लाता रहता हूं और आपको ऐसा करने में सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, पर इससे मुझे काफी मदद हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। अक्सर किसी भी अपराध में अतीत की किसी घटना का कोई न कोई कनेक्शन होता है। इसलिए पुलिस ने यशश्री के माता पिता से पूछा कि क्या उसकी किसी से अनबन या दुश्मनी थी। हाल फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था,
लेकिन 5 साल पहले एक बहुत बड़ी घटना घटी थी जिसके बारे में घर वालों ने पुलिस को बताना शुरू किया। यह बात साल 2019 की है। उनके ही इलाके में रहने वाला एक लड़का जो पेशे से बस कंडक्टर था, यशश्री का स्कूल और कोचिंग आते जाते वक्त पीछा करता और उसे परेशान करने लगा था। एक दिन सुरेंद्र कुमार ने उस लड़के को अपनी बेटी यशश्री से बात करते देखा। उस वक्त यशश्री नाबालिग थी और वह लड़का लगभग 23 साल का था। उस लड़के का नाम दाऊद शेख था। यशश्री के पिता की शिकायत पर पुलिस ने उसे पॉक्सो अधिनियम के तहत जेल भेज दिया था। अब पुलिस की एक टीम दाऊद शेख का रिकॉर्ड निकालने में जुट गई, वहीं दूसरी टीम यशश्री के फोन की आखिरी स्थान और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लग गई। न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को पता चला कि दाऊद सिर्फ 1.5 महीने बाद ही जमानत पर बाहर आ गया था। लेकिन इस बारे में यशश्री के परिवार को कोई जानकारी नहीं थी और न ही इन 5 सालों में उन्होंने उसे दोबारा देखा था। इधर मुंबई पुलिस की दूसरी टीम ने उरण इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालना शुरू किया। कई घंटों की फुटेज देखने के बाद आखिरकार पुलिस को एक ऐसी फुटेज मिली जिसमें 25 जुलाई की दोपहर 2 बजे यशश्री हाथ में छाता लिए किसी से फोन पर बात करते हुए रास्ते से गुजरती नजर आई। लेकिन मात्र 8 मिनट बाद पुलिस को उसी रास्ते पर एक शख्स यशश्री का पीछा करते दिखा। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि दाऊद शेख था। इतने सालों बाद दाऊद का यशश्री से क्या संबंध था, यह जानने के लिए जब पुलिस ने यशश्री के दोस्तों से पूछताछ शुरू की तो उसकी एक दोस्त ने बताया कि 24 जुलाई को यानी यशश्री के गायब होने से ठीक एक दिन पहले उसके पास यशश्री का फोन आया था। यशश्री ने बताया कि वह एक लड़के से मिलने जा रही है जिससे वह मिलना नहीं चाहती थी और उसे डर भी लग रहा था, लेकिन किसी मजबूरी के चलते उसे जाना पड़ रहा था। उस दोस्त ने यशश्री को जाने से मना किया और यह भी कहा कि अगर उसे डर लग रहा है तो वह उसके साथ चलने को तैयार है। लेकिन यशश्री अकेले ही उससे मिलने चली गई। दुर्भाग्यवश यशश्री की इस दोस्त को न तो उस लड़के का नाम पता था, न मिलने की जगह और न ही वह मजबूरी। अब इन अनसुलझे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने यशश्री की कॉल डिटेल्स निकलवाए। यहीं से इस मामले की नई परतें खुलना शुरू हुईं। न सिर्फ इस मामले का सच सामने आने वाला था बल्कि यशश्री के झूठ का भी खुलासा होने वाला था। कॉल रिकॉर्ड में 2 नंबर सामने आए जिनसे यशश्री की सबसे ज्यादा बात हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि उनमें से एक नंबर उसी दाऊद शेख का था जिसे यशश्री का पीछा करने और छेड़खानी के मामले में जेल भेजा गया था। दूसरा नंबर किसी मोहसिन नाम के शख्स का था। पुलिस को यह मामला एक प्रेम त्रिकोण जैसा लगने लगा क्योंकि हो सकता था कि इसी वजह से यशश्री की हत्या हुई हो। पुलिस ने बिना समय गंवाए मोहसिन को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की। मोहसिन ने बताया कि वह और दाऊद दोस्त थे। जब यशश्री झगड़े के बाद दाऊद का नंबर ब्लॉक कर देती थी तो दाऊद अपने दोस्त मोहसिन के फोन से उसे कॉल करता था। इसी वजह से मोहसिन का नंबर भी कॉल रिकॉर्ड में आया था। मोहसिन ने दाऊद से जुड़ी सारी जानकारी पुलिस के साथ साझा कर दी। अब पुलिस को यह स्पष्ट हो गया था कि यह मामला प्रेम त्रिकोण का नहीं है और दाऊद शेख इस मामले में मुख्य संदिग्ध है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की 8 टीमें दाऊद की तलाश में जुट गईं। पुलिस के अनुसार दाऊद ट्रेन से उरण से सीबीडी बेलापुर स्टेशन पहुंचा और फिर वहां से ट्रेन लेकर पनवेल चला गया। इसके बाद उसने अपने एक दोस्त से संपर्क कर कुछ पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करवाए, फिर एटीएम से वे पैसे निकालकर बस पकड़कर कर्नाटक के गुलबर्गा के पास अपने गांव चला गया जहां उसकी दादी रहती थीं। वह कुछ दिन अपनी दादी के पास रुका, लेकिन उसे पता था कि उसके फोन के जरिए पुलिस उसे ट्रैक कर सकती है। इसलिए उसने अपना फोन बंद कर अपनी दादी के पास छोड़ दिया और वहां से पैदल ही निकल पड़ा। लेकिन उसकी यह चालाकी काम नहीं आई। जब मोबाइल फोन से स्थान का पता नहीं चलता तो पुलिस अपने उस नेटवर्क को सक्रिय करती है जो मोबाइल फोन की तकनीक से पहले भी कारगर रहा है। इसे कहते हैं मुखबिर यानी सूचनादाताओं का नेटवर्क। इन्हीं मुखबिरों की मदद से मुंबई पुलिस ने दाऊद को ट्रैक कर लिया। दाऊद अपने गांव के पास के पहाड़ों में एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा था ताकि वह पुलिस की नजरों से बच सके। लेकिन आखिरकार 30 जुलाई 2024 को सुबह 5 बजे दाऊद को शाहपुर, कर्नाटक की एक पहाड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया। यशश्री हत्याकांड में गिरफ्तारी हो चुकी थी।
पुलिस ने आरोपी दाऊद को गिरफ्तार कर लिया। दाऊद ने इसके बाद पुलिस के सामने जो खुलासे किए, उससे इस मामले को एक नया मोड़ मिल गया। 2019 में जेल से 1.5 महीने बाद बाहर आने पर दाऊद का एक दुर्घटना हो गई थी, जिसके चलते वह 45 दिनों तक बिस्तर पर रहा और फिर शहर छोड़कर वापस कर्नाटक लौट गया। दाऊद ने पुलिस को बताया कि यशश्री और वह एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे और जेल से निकलने के बाद दोनों में दोबारा बातचीत शुरू हो गई थी। पुलिस ने जब दाऊद की फोन कॉल रिकॉर्डिंग जांची तो यह बात सच साबित हुई। यशश्री दाऊद से घंटों फोन पर बात किया करती थी। इतना ही नहीं, उसके सीने पर दाऊद के नाम का टैटू भी पुलिस को मिला था। दाऊद ने पुलिस को बताया कि वह यशश्री से शादी कर उसे अपने साथ कर्नाटक ले जाना चाहता था, लेकिन यशश्री इस बात के लिए राजी नहीं थी। उसके हर बार इनकार करने के बाद भी दाऊद उस पर शादी का दबाव डाल रहा था। दाऊद 22 जुलाई को यशश्री से मिलने के लिए कर्नाटक से उरण के लिए निकला। दाऊद के अनुसार दोनों 23 और 24 जुलाई को भी मिले, लेकिन यशश्री ने दाऊद के शादी करने के जुनून के चलते उसे आगे मिलने से मना कर दिया। यशश्री का गुप्त प्रेम संबंध एक मृत्यु जाल बनने वाला था, क्योंकि उसकी निजी तस्वीरें दाऊद के पास थीं। इन्हीं तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी देकर वह उसे मिलने के लिए ब्लैकमेल भी करने लगा। वास्तव में उसे डराने के लिए 24 जुलाई की शाम को उसने कुछ निजी तस्वीरें साझा भी कर दी थीं। दोपहर में यशश्री दोस्तों से मिलने का बहाना करके दाऊद से मिलने जुईनगर रेलवे स्टेशन पहुंची। उसे अंदाजा नहीं था कि आज घर से निकले उसके कदम वापस उसी रास्ते पर नहीं लौट पाएंगे। हमेशा की तरह दोनों के बीच वही बातें लेकर बहस शुरू हो गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दाऊद ने उस पर हमला कर दिया। वह लगातार चाकू से उस पर वार करने लगा। वह पहले से ही इसका इरादा करके आया था, इसलिए उसने न सिर्फ मिलने के लिए एक सुनसान जगह चुनी, बल्कि पहले से ही 2 चाकू खरीद कर लाया था। आंखों में खून इस कदर सवार था कि वह जान चली जाने के बावजूद भी उस पर लगातार हमला करता रहा। यहां तक कि उसने उसके निजी अंगों को भी नहीं छोड़ा। और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो भारी पत्थर से उसका सिर कुचलकर वह भाग गया। फिलहाल दाऊद शेख को रायगढ़ जिला न्यायालय ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में रखा है और आगे कोई फैसला आना अभी बाकी है। इस मामले की जांच करने पर हमें कुछ ऐसे बिंदु मिले जो कई सवाल और बहुत जरूरी संदेश छोड़ जाते हैं। इस घटना से 5 दिन पहले यानी 20 जुलाई 2024 को न्यायालय ने दाऊद शेख के 2019 के पॉक्सो अधिनियम मामले की सुनवाई में न पहुंचने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया था। यानी अगर उसी दौरान दाऊद को गिरफ्तार कर लिया जाता तो शायद यह घटना रुक सकती थी। यशश्री के माता पिता को जरा सी भी भनक नहीं थी कि उनकी बेटी की जिंदगी में क्या चल रहा है। उसका दाऊद से प्रेम संबंध, उससे मिलना जुलना, उसके नाम का टैटू बनवाना, किसी भी बात की कोई खबर नहीं थी। आजकल ऐसा कई घरों में देखा जा सकता है, जिसे देखकर लगता है कि या तो माता पिता बहुत भोले हैं या फिर बच्चे जरूरत से ज्यादा होशियार। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, मेरी उन सभी लड़कियों से गुजारिश है जो किसी भावनात्मक संबंध या दबाव में आकर अपनी निजी तस्वीरें साझा कर देती हैं, कृपया ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर कोई डराकर या धमकाकर दबाव डाले तो अपने माता पिता, अभिभावकों या जरूरी अधिकारियों को सूचित करें। और अगर कोई रिश्ते में आपको ऐसी चीजें करने के लिए मजबूर करे तो हमेशा याद रखिए कि जिसे सचमुच आपसे प्यार होगा वह कभी ऐसा नहीं कहेगा, और जो ऐसा करने को कहेगा उसे कभी आपसे प्यार था ही नहीं। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। यशश्री शिंदे की दुखद कहानी हमें सावधान करती है। गलत लोगों पर भरोसा और ब्लैकमेल जिंदगी तबाह कर सकते हैं। अपनी निजी तस्वीरें कभी साझा न करें। धमकी मिले तो माता पिता या अधिकारियों से तुरंत मदद मांगें। माता पिता बच्चों से खुलकर बात करें। सच्चा प्यार सम्मान मांगता है, दबाव नहीं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।